हेलो एंड वेलकम। सोशल इश्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। देखो भाई, डोमेस्टिक वायलेंस एक वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ये एक्ट बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या वायलेंस होता है, फिजिकल या ये मेंटल भी होता है, मारपीट ही होती है या मेंटल भी। किस तरह से एक वुमेन को प्रोटेक्शन मिलेगा अगर उसके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, क्या पनिशमेंट मिलेगी जिसने वायलेंस किया, ठीक है ना। वुमेन को वायलेंस के टाइम पे क्या वो रह सकती है मैट्रिमोनियल हाउस में कि नहीं। अगर उसको डाइवोर्स दिया गया वुमेन को, तो उसके बाद हस्बैंड उसका या कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हस्बैंड की तरफ से, तो क्या वो इस एक्ट के अंदर आएगा। अरे मैन को छोड़ो, अगर वुमेन के खिलाफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है वुमेन के साथ, तो क्या वो इस एक्ट में आएंगे। और भी बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वाले टॉपिक में मिलने वाला है। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये न्यूज में क्यों है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन हम देखेंगे क्योंकि ये एक्ट बताएगा, लेकिन ये न्यूज में क्यों है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन या विक्टिम के साथ, उसको देना पड़ता है पैसा, मेंटेनेंस अमाउंट उसको देना पड़ता है, ठीक है। अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसको मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता था हस्बैंड को, जबरदस्त बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला कि इवन ब्रदर इन लॉ को भी देना पड़ेगा पैसा, हस्बैंड के भाई को भी देना पड़ेगा मेंटेनेंस पेमेंट विक्टिम को, वुमेन को, अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर के इफ दे लिखा है किसी कंडीशन में, अगर के ये ब्रदर इन लॉ साथ में रहा है, सेम रूप में शेयर्ड हाउस होल्ड है, आप कह सकते हो जॉइंट फैमिली है, और वायलेंस के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वायलेंस हुआ उसमें से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ब्रदर इन लॉ साथ रहा है, वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा रहा है, तो ब्रदर इन लॉ को भी देना पड़ेगा लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस। ओके, अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, क्योंकि यहां पे लिखा है ना अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को समझने के लिए, जिसका फुल नेम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि ये एक्ट कैसे बना। सबसे पहले 1979 की बात है, यूनाइटेड नेशंस में, जिसको बोलते थे इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स भी, और ये नाम भी है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, या आप बिल ऑफ राइट्स बोलो, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बोलो। 1979 में इसको लाया गया और इफेक्ट में ये 1981 में आ गया, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये कब आया, 1993 इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। इसी बात को शेप देने के लिए, इसी बात को शेप देने के लिए इंडिया ने फिर 2005 में एक्ट बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ओके, समझ में आ गया। अब जानना यह है कि ये एक्ट में क्या लिखा है। अब डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की, और ये एक्ट बोलता है ये सिर्फ मारपीट नहीं है फिजिकल वाला, ये तो वर्बल है, जबान से आपने कुछ गाली वाली बोली, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक वायलेंस भी, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो वुमेन को, वो भी आएगा डोमेस्टिक वायलेंस में। तो ब्रॉड डेफिनेशन है, ये लॉ बोलता है डेफिनेशन ब्रॉड है। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप कौन कौन सी है, मैरिड वुमेन, मदर, डॉटर, सिस्टर, कोई भी किसी भी का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके खिलाफ ये सारे कानून हैं, आपके सामने लिखा है कैसे प्रोटेक्शन होगा। अभी ये लॉ प्रोटेक्ट करता है वुमेन को, शादीशुदा को छोड़ो, वुमेन को जो कि लिव इन रिलेशनशिप में है, और फैमिली मेंबर्स को भी, जैसे मदर्स, ग्रैंड मदर्स, उनके साथ भी अगर ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये एक्ट उसको कवर करता है। हालांकि ये एक्ट कवर नहीं करता, एक्सक्लूड करता है किसको, अब्यूजेस पर्टेनिंग टू मैरिटल रेप। जो अब्यूजेस हो रहे हैं मैरिटल रेप में, इस मैरिटल रेप को बोलते हैं स्पोजल रेप भी, इसको कभी कभी बोलते हैं हस्बैंड वाला रेप, ठीक है ना। तो मतलब कि मैरिटल रेप को ये कवर नहीं करता है। मैरिटल रेप मतलब वुमेन के कंसेंट के बगैर हस्बैंड का, ठीक है।
ओके, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से आपको समझना है कि किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। ये लॉ बोलता है कि वुमेन को मिलेगा फाइनेंशियल कंपनसेशन, पैसा मिलेगा, और ये मेंटेनेंस फीस मिलेगा कहां से, फ्रॉम द एब्यूजर, जिसने वुमेन के साथ वायलेशन किया। ठीक है ना। ओके, अब ये दो चीजें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्ट साथ में बोलता है कि सिक्योर हाउसिंग का राइट भी है वुमेन के पास, कि वो राइट है उसके पास कि वो रह सकती है मैट्रिमोनियल या शेयर्ड हाउस होल्ड में। ओके, अब वो हाउस में भी जिस जो उसके नाम पे नहीं है, वेदर और नॉट शी हैज एनी टाइटल और राइट्स इन द हाउस होल्ड, वो मैट्रिमोनियल शेयर हाउस होल्ड में रह सकती हैं। हालांकि अगर नाम नहीं, उसके नाम पे वो घर नहीं है, तब भी वो रह सकती है पति के घर में। ठीक है। अब ये राइट है कि वो, अच्छा, ये राइट सिक्योर किया है रेजिडेंस ऑर्डर की वजह से, जो कि पास किया कोर्ट ने। ये क्या लिखा है, ये बीच में यूपीएससी, ये तो ऐसे ही पीडीएफ के बारे में। अब मजिस्ट्रेट पास करेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर इस एक्ट के अंडर, ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि अब्यूजर डज नॉट कंटैक्ट और गेट क्लोज टू सर्वाइवर, जिसने अब्यूज किया, अब्यूजर जो है वो इस दौरान ना आए सर्वाइवर के पास, जिसकी वजह से फिर से वायलेंस ना हो। ओके, फर्दर प्रोटेक्शन के लिए पुनिशमेंट क्या है, 1 साल की मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, और 20,000 रुपए फाइन लगेगा। ठीक है। अब या तो दोनों के दोनों लग सकते हैं, लिखा ना ईच और बोथ, दोनों के दोनों भी लग सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये एक्ट बोलता है कि अपॉइंटमेंट होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर का, और एनजीओज जो हैं वो मदद करेंगे वुमेन को मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड या सेफ शेल्टर के लिए। अब इंफॉर्मेशन कौन देगा, अरे भाई वुमेन के साथ हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, और उसके कुछ राइट जो इंफॉर्मेशन देगा, उस एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट, जो इंफॉर्म करेगा उसको कोई लाइबिलिटी नहीं है। देखो भाई, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका ये रीजन है कि या वो बिलीव करता है कि हाँ भाई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है या होगा, और इज बीइंग मतलब होगा या हो सकता है आगे, लाइकली टू बी कमिटेड, वो इंफॉर्मेशन दे सकता है कंसर्न्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को। ठीक है ना। और कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई भी बंदा ये दे सकता है इंफॉर्मेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इस एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो ठीक है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो सेफगार्ड दे रहा है वुमेन को अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज, वो अप्लाई होगा इवन आफ्टर डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद भी अगर मैन बोलता है अरे भाई अब तो मेरा को नहीं होगा ये सजा, मैं तो कर सकता हूं अब डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के साथ, नहीं, इवन आफ्टर डाइवोर्स भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये सिर्फ एडल्ट मेल के खिलाफ ही नहीं है, कोई भी वुमेन फाइल कर सकती है अगेंस्ट अनदर वुमेन, मतलब ये वुमेन के खिलाफ भी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जबरदस्त बात है, दोनों की दोनों है, इवन आफ्टर डाइवोर्स, और ये वुमेन और वुमेन के खिलाफ भी है, मैन और वुमेन के खिलाफ भी है, दोनों के खिलाफ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। ओके, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ जबरदस्त बात कही, वो ये बोला कि आप बोलोगे कि लड़की पैसे कमा रही है, उसको पैसा नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसने बोला कि नहीं, मेंटेनेंस डजंट डिपेंड ऑन वाइफ इज अर्निंग, अगर वाइफ कितनी भी अमीर हो तब भी मेंटेनेंस अमाउंट देना पड़ेगा। अब तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला ब्रदर इन लॉ को भी देना पड़ेगा। अच्छा, और भी कुछ बात है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और सेक्शन ये क्या बोलता है, ये दोनों के दोनों क्रिमिनल लॉ में आते हैं, जिसमें पुनिशमेंट मिलेगी जो लेगा डाउरी, या जो देगा डाउरी, या जो डिमांड ही करेगा डाउरी। अंडर दिस लॉ अगर देगा लेगा तो ठीक है, जो डिमांड भी करेगा डाउरी उसको 6 महीनों की सजा और फाइन हो सकती है 5,000 की। और फिर लास्ट में सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड क्या बोलता है, ये क्रिमिनल लॉ है जो अप्लाई होता है हस्बैंड्स को या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड्स को जो कि क्रूअल टू वुमेन है। ठीक है ना। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमीडिएट अरेस्ट प्रोविजन होना चाहिए, रेस्टोर किया। रेस्टोर मतलब पहले इस 498A आईपीसी में आता था कि जब भी क्रुएल्टी हो टू वुमेन, जब भी कोई क्रुअल सिस्टम हो टू वुमेन, तो
ये रेस्टोर की बात ये है कि पहले था अरेस्ट का प्रोसीजर, फिर ड्रॉप आउट किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या बोला रिसेंटली, नहीं भाई रेस्टोर किया, इमीडिएट अरेस्ट होगा जो भी वुमेन के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट करेगा। अब ये न्यूज को समझने के लिए इस न्यूज में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे जो वुमेन का हैरेसमेंट हो रहा है उसमें आपको ये पता चलेगा कि एग्रीगेट वुमेन कौन है, कौन वुमेन मानी जाएगी जिसके साथ हैरेसमेंट होगा, और उसका रेडेसल मैकेनिज्म क्या है। रेडेसल मैकेनिज्म का मतलब होता है किस तरह से उसको रेमेडी मिलेगा या कंपनसेशन मिलेगा जिसके साथ हैरेसमेंट हो रहा है। और यहां पे आपको पता चलेगा कि क्विड प्रो को हैरेसमेंट इंक्लूड हो रहा है इसमें, मतलब कि जो बॉस बोलता है किसी भी को कि आप मुझे सेक्सुअल फेवर दो, आपको जॉब दूंगा, आपको मतलब नौकरी दूंगा, ठीक है ना, ओके आपको प्रमोशन भी दूंगा या कुछ भी, ये सारी चीजें इसमें आईसीसी और एलआईसी का कंसेप्ट आता है, बताऊंगा मैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो भाई, सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है उसको जानने के लिए पहले आप एक कहानी जानो जिसकी वजह से ये न्यूज में आया है। आपने ये सुना होगा, ये फेमस था, बावरी देवी जो राजस्थान की थी, याद रखना बावरी देवी केस आपने सुना होगा। उसके बाद आपने सुना होगा विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए, जिसके बाद ये एक्ट बनाया गया। विशाखा गाइडलाइंस पे ही ये एक्ट बनाया पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिए, उसके बाद ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया। देखो भाई, सिंपल सी कहानी बोलूंगा, बावरी देवी राजस्थान की थी, वो साथिन बनी थी। साथिन राजस्थान में पंचायत में एक पोस्ट होता है, आप मान सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करना। अब बावरी देवी राजस्थान में काम कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, 1985 में वो साथिन बनी थी। अब एक फेस्टिवल होता है राजस्थान में, उसको बोलते हैं अखितिस, चाइल्ड मैरिज जो कराते हैं उनके फेस्टिवल वो मनाया जाता है, वहां पे चाइल्ड मैरिज की जाती है बहुत ज्यादा। उसको रोकने के लिए, और गवर्नमेंट ने बोला था ये नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए बावरी देवी ने बहुत ज्यादा काम किया। इवन की बावरी देवी ने उस रात जबकि होने वाली थी चाइल्ड मैरिज, पुलिस को कांटेक्ट किया तो चाइल्ड मैरिज वहां पे रुक गई राजस्थान में, उस फेस्टिवल अखातीज में। अब जब रुक गई ठीक है, लेकिन उसके बाद बावरी देवी का सोशल बॉयकॉट हो जाता है और बावरी देवी का रेप होता है 1992 में, जिसकी वजह से बहुत सारे वुमेन एक्टिविस्ट्स नाराज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला जाता है धीरे धीरे। खास में वुमेन एक्टिविस्ट्स में विशाखा एक वुमेन होती है जो कि इस केस को बहुत आगे लेती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट देता है विशाखा गाइडलाइंस। उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किस तरह से प्रोटेक्शन आप करोगे जब भी वुमेन का हैरेसमेंट होगा वर्क प्लेस का, किसी भी तरह का हैरेसमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो विशाखा गाइडलाइंस दिए, उन्हीं गाइडलाइंस को देख के पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, और ये एक्ट आपके सामने है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, ये जो एक्ट है, कौन से एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसको एनेक्ट किया गया प्रोटेक्शन देने के लिए अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, ये तो ठीक है, और एज वेल एज प्रिवेंशन और रिडर्सल के लिए भी उसको बनाया गया था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेल्ड किया कि उसको प्रिवेंशन और रिडर्सल के लिए भी बनाया गया था। ये प्रिवेंशन और रिडर्सल आपको समझ में आ जाएगा इस एक्ट में ही, ठीक है। अब सबसे पहले आप समझो ये एक्ट क्या बोलता है, किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा। प्रोटेक्ट करना है सेक्सुअल हैरेसमेंट से जहां पे वुमेन काम करेगी। ये एक्ट डिफाइन करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस कैसा होगा और किस तरह से मैकेनिज्म होगा फॉर रिडर्सल ऑफ कंप्लेंट्स। किस तरह से आप वुमेन कंप्लेंट्स, आप मतलब रिडर्सल का मतलब होता है रेमेडी करना, कंपनसेशन या रेमेडी या कंपनसेशन देना। किस तरह से ये वुमेन कंप्लेंट कमिटी बनाई जाएगी, आपको ये आगे पता चलेगा रिडर्सल का मैकेनिज्म कि वुमेन कंप्लेंट्स कमिटी बनाई जाएगी। ये देखो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमिटी, ठीक है ना, ओके। और नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल पे पता चलेगा आपको। अभी देखो, अब ये जो एक्ट है इसने क्या बोला, इसने डेफिनेशन, क्योंकि अभी मैंने बोला ना ये डिफाइन करेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट, सबसे पहले इसने डेफिनेशन दे दी एग्रीवेटेड वुमेन कौन है। देखो ये डेफिनेशन ऑफ एग्रीवेटेड वुमेन वो है कि जो कि प्रोटेक्शन लेगी अंडर दिस एक्ट
इज एक्सट्रीमली वाइड टू कवर ऑल वुमेन। अच्छा, इस एग्रीवेटेड वुमेन में सारी वुमेन आएंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ एज क्या है वुमेन की, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वुमेन का, वेदर वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही थी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही थी, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, सारे क्लाइंट्स को कवर कर रही है, कस्टमर्स को कवर कर रही है, और डोमेस्टिक वर्कर्स को, कोई भी वुमेन शॉर्ट में। एग्रीवेटेड वुमेन का मतलब कोई भी वुमेन आप कह सकती हो जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, वो आ रही है इसके अंदर। अब ये एक्ट कवर ये भी कर रहा है कि कोई भी वुमेन जो कि इस कंसेप्ट में आ जाए, क्या, क्विड प्रो क्यो हैरेसमेंट में आ जाए और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ठीक है ना, और मतलब एज फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसकी वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। आप ये समझो क्विड प्रो क्यो क्या है। मान लो बॉस है, बॉस किसी वुमेन को बोलता है कि मैं आपको जॉब दूंगा, मैं आपको प्रमोशन दूंगा, आप मुझे सेक्सुअल फेवर दो, उसी को बोलता है। तो ये एक्ट उसको भी कवर करता है, वो उसको भी रोकता है, ठीक है। अच्छा, अब कहां, अब देखो रिडल्सल मैकेनिज्म किस तरह होगा, किस तरह ये रिडल्सल मैकेनिज्म होगा, आपको ये जानना है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी किसी भी प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे 10 एम्प्लॉयज काम करते हो गए या 10 से ज्यादा, 10 एम्प्लॉयज हो किसी भी सेक्टर में, या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, वहां पे बनाई जाएगी आईसीसी। ओके, अब अगर 10 से कम हो तो क्या होगा, वो यहां पे मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहले जानो आईसीसी क्या करेगा। आईसीसी को पावर दिया गया है एक सिविल कोर्ट के जैसा कि वो समन कर सकता है डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो अच्छी तरह छानबीन कर सकता है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन, उसके पास ये पावर है। हर एक इंटरनल कमिटी जो है उसमें एनजीओ की मेंबरशिप होनी चाहिए और एसोसिएशन कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन, एनजीओ की या कोई भी कॉज ऑफ वुमेन के लिए जो एसोसिएशन है, कोई सिविल सोसाइटी है, उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, उसका एक मेंबर इस इंटरनल कमिटी में होना चाहिए, हर एक इंटरनल कमिटी में होना चाहिए मेंबर आउटसाइड का, एनजीओ से या कोई भी एसोसिएशन से। अब ये तो था 10 जहां पे काम करेंगे वहां पे बनाया जाएगा, ठीक है ना, आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। अब एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमिटी भी बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, जहां पे 10 से कम वर्कर काम करते होंगे वहां के लिए, ठीक है ना। और एडिशनल लोकल एलसीसी बनाया जाएगा ब्लॉक लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ये बनाएगा कहां पे, जहां पे 10 से कम लोग काम करते हैं उसके लिए। और ये सेफगार्ड्स भी बताता है ये एक्ट अगेंस्ट फॉल्स और मैलिशियस चार्जेस। कभी कभी फॉल्स चार्जेस भी लगा सकती है ना वुमेन मेन पे, तो उसमें भी सेफगार्ड्स ये एक्ट बताता है, सेफगार्ड्स भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल है मेरा जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जेके पीएससी केएस 2020। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको ये सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, ठीक है ना। और कमेंट करो नीचे आपको ये कैसा लगता है, और शेयर भी करो भाई, शेयर भी करो। ओके 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 ओके, बाय।